Okay. So tonight's lecture is all about the tools of ज्योतिष. आज का लेक्चर है ज्योतिष के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ज्योतिष को समझने का जो लेक्चर है वो आज हम पूरा इसको कवर करेंगे. From sky to Kundali, we will be mapping the real time positions of planets and we will see how they are mapped into our Kundali as well. जो ऊपर हो रहा है, whatever is happening in the sky is being mapped currently in the Kundali as well. जिस पोजीशन पे ग्रह है, क्या वो सही में कुंडली के अंदर शो होता है कि नहीं होता है, या फिर ये कोई एक ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंटेशन बना रखा है कुंडली में जो कि रियल नहीं है स्काई के अंदर. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर. सबसे पहले तो हम आज ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष जो है वो असल में किस चीज का पार्ट है. ये आ कहां से रहा है, हमारे ग्रंथ वेद वेदांग इनमें से ये आ कहां से रहा है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में समझ लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि हमारे जो मेजर ग्रंथ है जिनको हम बोलते हैं वेद, जहां से सारी नॉलेज इज कमिंग. ओके, हमारी जो भी नॉलेज है, जितना सब कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसका सारा सोर्स, वो सारे जो रिटन टेक्स्ट है वो सब कुछ वेद के अंदर है. 4 प्रकार के वेद हैं हमारे. 4 प्रकार के 4 वेद हैं हमारे. वन इज द ऋग्वेद, सेकंड इज द यजुर्वेद, थर्ड इज द समवेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद. ये जो 4 वेद हैं ये अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ना कुछ कंपाइलेशंस हैं. जो ऋग्वेद है दैट इज द सूक्त, उसके अंदर बहुत सारे सूक्त हैं जिनको हम हिम्स बोल लें, सूक्त बोल लें, जो कि अलग अलग भगवान जो है, देवता जो है, देव जो है, उनको उनके लिए बनाए गए हैं, उनकी प्रेज में, उनके बारे में बताने के लिए ये सब ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है. व्हेन इट कम्स टू यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर सारे रिचुअल्स जो हम यज्ञ करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को बता रखा है कि कैसे कौन सा यज्ञ किस तरीके से किया जाएगा, व्हाट विल बी द इंस्ट्रक्शंस. जो ये हम सीखते हैं वो यजुर्वेद से आता है. फ्रॉम यजुर्वेद हम ये सीखते हैं कि कोई भी रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है. थर्ड वन इज द सामवेद. ओके, यहां पे सारा कुछ ना गा के सुनाया गया टाइप ऑफ ऐसे मेलोडिक चैंटिंग्स है. यहाँ पे हर एक चीज को स्वरों के अंदर डिफाइन किया गया है. दिस इज ऑल द मेलोडिक चैंटिंग्स. ये सब कुछ समवेद दिखाता है, वो उसके अंदर कंपाइलेशन है. फोर्थ वन इज द अथर्ववेद. अथर्ववेद के अंदर जो सारे प्रेयर्स हो गई, कोई हमारे आज के जो हमको रिचुअल्स करने होते हैं वो डोमेस्टिकली हम कैसे कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब को, वो अथर्ववेद के अंदर दिखाया हुआ है, वो बताया गया है. अथर्ववेद इज द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑफ सॉर्ट्स. जो हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर करते हैं वो अथर्ववेद के अंदर है. तो 4 हमारे वेद हैं जो सोर्स ऑफ नॉलेज है पूरी, वो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद. ये चारों वेदों को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हो. क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये चारों वेद को पढ़ने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ extra information so as to decode whatever it is written in the 4 वेद. ओके, ये जो 4 वेद हैं इनको समझने के लिए हम 6 और टेक्स्ट को रेफर करते हैं विच वी कॉल एज द वेदांग. वेदांग का मतलब वेदों के अंग. इनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन 4 वेद को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं. इन 6 वेदांगों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जब अल्टीमेटली हमको पढ़ना तो वेद है सारे, तो 6 वेदांग भी पढ़ने पड़ेंगे. इन 6 वेदांगों के अंदर अलग अलग प्रकार के कंपाइलेशंस, अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट्स हैं. ठीक है, ये जब आपको आ जाएंगे 6 के 6, तब आप चारों वेद को अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे. सो द फर्स्ट वेदांग इज शिक्षा.
द फिनेटिक्स पार्ट ऑफ इट, कैसे आप किसी भी चीज को प्रोनाउंस करते हो, कोई भी जो टेक्स्ट है, कोई भी श्लोक है, कोई भी वर्ड है, ये सारा फिनेटिक्स वाला जो पार्ट होता है, ये सारा का सारा आता है शिक्षा वेदांग के अंदर। ठीक है। दूसरा आता है कल्प यानी कर्म कांड। ये जितने भी रूल्स होते हैं हमारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, उनके बारे में बताता है। तीसरा वेदांग आता है ग्रामर और व्याकरण। व्याकरण, एज वी ऑल नो इट, इट इज द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। जब हम संस्कृत में ही सब कुछ डिकोड कर रहे हैं तो संस्कृत की ग्रामर ग्रामर जो है वो तो पढ़े, व्याकरण तो पढ़े। तो दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन द ग्रामर पार्ट, द व्याकरण पार्ट। फोर्थ वन इज द निरुक्त वेदांग, विच इज द एटिमोलॉजी। ये क्या करता है, आपके जितने भी शब्द है ना संस्कृत के, उनके एक्सप्लेनेशंस को बताता है। अब आप देखो कैसे हम पहले फिनेटिक्स, फिर रूल्स फॉर रिचुअल्स सीख रहे हैं, हम ग्रामर सीखेंगे, फिर हम एटिमोलॉजी सीखते हैं जिसमें निरुक्त में आपको अलग अलग शब्दों के मीनिंग्स आएंगे, फिर हम सीखते हैं छंद यानी मीटर्स। ये होते हैं रिदम, आप कैसे उसको मंत्रों को उच्चारण करना है, उसकी क्या रिदम है, किस प्रकार से आपको उनका उच्चारण करना है, ये सब कुछ आता है छंद के अंदर। और one of the most important which we are going to study in this course is Jyotish. Jyotish is the understanding of how the universe works, the understanding of light. This Jyotish Vedanga is considered as the eye of the Veda. दिव्य चक्षु जिनको हम बोलते हैं कि हमको मिल गए हैं, हमको समझ में आने लग गया है भगवान क्या है, कैसे है, ये दिव्य चक्षु और कुछ नहीं, ये ज्योतिष है। जिन्होंने ज्योतिष सीख लिया उनके लिए बहुत आसान हो जाता है बाकी सारी चीजों को सीखना और साथ में भगवान के दर्शन कर लेना, ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इसके दर्शन कर लेना। तो ये ज्योतिष जो है, इट इज वन ऑफ द सिक्स वेदांग with the help of which we study all the four Ved. Okay, so हम जो पढ़ने वाले हैं which is ज्योतिष, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। अभी हम ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ज्योतिष एक वेदांग है। अब हम डायरेक्टली ज्योतिष पे ही आते हैं क्योंकि बाकी की चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिष? इट इज ज्योति प्लस इश, यानी कि the science of light or the knowledge or information of light. ज्योति मतलब लाइट और इश मतलब जो ईश्वर का पार्ट है उसमें, नॉलेज, द सत्व। दिस इज हाउ ज्योतिष इज डिफाइंड। इन ज्योतिष वी स्टडी द लाइट इटसेल्फ। यहां पे लाइट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रोशनी है, लाइट का मतलब है ज्ञान। जहां पे भी अंधकार होता है उसको मिटाने के लिए, तमस को मिटाने के लिए हमें सत्व की आवश्यकता पड़ती है। उस सत्व को ही हम लाइट बोलेंगे। जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम लाइट बोलेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट सेंस, वर्ड वाला सेंस में लाइट नहीं है सिर्फ, इट इज नॉलेज, इट इज इंफॉर्मेशन, इट इज ज्ञान। और ये ज्ञान हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स इन द स्काई, their patterns, the observations over the last thousands of years. ये सब हम समझते हैं to understand what is happening in our lives and how these things are affecting our lives. ये हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं। अब ज्योतिष हमने बोल दिया कि ज्योतिष है तो क्या सिर्फ इतना सा ही ज्योतिष है कि ये है बस पढ़ लो, ग्रह नक्षत्र पढ़ के खत्म करो? नो, ज्योतिष के भी डिफरेंट बाइफर्केशंस हो रखे हैं। ज्योतिष के भी अलग अलग स्कंद हैं जिनको हम ब्रांचेस ऑफ ज्योतिष बोलते हैं। ये तीनों स्कंद मिलके पूरे ज्योतिष को बनाते हैं। ये तीनों स्कंद को आप जब समझोगे तब आपको ज्योतिष समझ में आएगा कंप्लीट। तो ये स्टडी क्या क्या इंक्लूड करती है? देयर आर मेजर 3 ब्रांचेस ऑफ ज्योतिष। वन इज द मैथमेटिक्स पार्ट। मैथमेटिक्स में क्या, हम लोग जो ग्रह नक्षत्र हैं
ये कितने दूर है, कितने पास है, इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, ये एक दूसरे से क्या रिलेशन बना रहे हैं, ये सारा कुछ सिद्धांत पार्ट में आता है। ये जो कैलकुलेशंस होती है कि ये तिथि अब आएगी, ये इस तरीके से ग्रह मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड, वेलोसिटी, व्हाट नॉट, इनकी पोजीशन, जो इक्लिप्सेस हो रहे हैं, समय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ ज्योतिष में आता है, विच वी कॉल एज द सिद्धांत। ये सिद्धांत सारे हमें सिखाता है, प्रिंसिपल्स, मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इज द संहिता। ये जो संहिता पार्ट है, ये सारा कुछ डील करता है हमारे पूरे सृष्टि जगत एज अ होल के प्रिडिक्शंस को लेके। जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ संहिता है कि मेजर इवेंट्स कैसे होंगे, पूरे दुनिया में उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ग्रहों का, नक्षत्रों का, और सारे जितने भी कॉस्मिक सेलेस्टियल बॉडीज है उनका। ये संहिता पार्ट के अंदर आता है। और जो स्पेसिफिकली हम जिसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, हमारी कुंडली बोलते हैं, हमारे प्रेडिक्शंस बोलते हैं, ये आता है होरा पार्ट के अंदर। इट डील्स विद द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। ये हमारी पर्सनल जो कुंडली है, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम होरा पार्ट पढ़ रहे होते हैं। वी आर स्टडिंग द होरा ब्रांच ऑफ ज्योतिष। तो ये तीन पार्ट्स हैं ज्योतिष के, ये तीन ब्रांचेस हैं। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा संहिता यानी सिद्धांत, सॉरी संहिता, तीसरा इज होरा। ओके, ये तीनों को मिला के ही सारा कुछ कंपाइल करके बनता है ज्योतिष विद्या, ज्योतिष वेदांग। इन तीनों को यूज करके ही हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अदरवाइज हमें मैथमेटिक्स नहीं पता होगी इसके पीछे की कि क्या कैलकुलेशंस है, कैसे है, तो हम कुंडली ही नहीं बना पाएंगे। और अब जब नहीं बना पाएंगे तो फिर होरा तो काम ही नहीं आया, और संहिता भी काम नहीं आई, तो मैथमेटिक्स आनी जरूरी है। संहिता से हमको पता लगता है कि पूरे दुनिया में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, ये ग्रह कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, सब लोग को कलेक्टिवली। तो वो होता है संहिता पार्ट, ये जानना जरूरी है। ये नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे ग्रह नक्षत्र काम कैसे कर रहे हैं सब लोगों के लिए, पृथ्वी में उनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये कैसे पता लगेगा। और जो होरा पार्ट है, वो डील करता है हमारे खुद की कुंडली से, हमारी पर्सनल लाइफ से। तो ये सब हमको सीखना होता है ज्योतिष के अंदर। ओके, ये बेसिक कोर ऑफ ज्योतिष है जो हमें समझना चाहिए। अब सिद्धांत के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये सिद्धांत हो गई, संहिता हो गया, होरा जो हो गए, ये सब बहुत अलग अलग चीजों में, पार्ट्स में डिफाइंड है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग बहुत सारे ये जो टेक्स्ट हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ड्यूरिंग द मुगल एरा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। उससे पहले भी जो रिकॉर्ड कीपिंग थी, अगर वो सही से नहीं हो पाई तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो इतना हमको मिल नहीं पाए। मेजरली इट इज ड्यूरिंग द मुगल एंड द ब्रिटिश एरा, जहां पे इन सबको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। जब खत्म करने की कोशिश की गई तो of course we all know about the Mughal eras and all that, the Aurangzeb part and that how they tried to, how did they try to demolish each and every cultural aspect of Bharatvarsh. Apart from that, in the British era as well, जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम था, which was developed by Thomas Macaulay, उन्होंने भी अपना वेस्टर्न फिलोसफी ये सब डालने के वजह से बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई जो कि इट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड। तो वो बहुत सारी चीजें हमारे हमारे अभी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वो खराब हो गई है। ठीक है, तो 5 प्रकार के सिद्धांत है प्रिंसिपली, जो मेजरली हमको पता है। फर्स्ट इज द सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल, जो कि बताता है सारा कुछ मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द ज्योतिष। ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कौन से युग है, ज्योग्राफी हो गई, ओवरऑल टाइम का मतलब, जो पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मोशंस हैं, इन सब को, वो चीजों को शो करता है। इट इज बेसिकली एस्ट्रोनॉमी। ओके, द वैदिक एस्ट्रोनॉमी पार्ट। एक और सिद्धांत है विच वी नो इज द रोमक सिद्धांत। यहाँ पे रोमन इन्फ्लुएंसेस पे आता है, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता है। अनदर वन इज द पॉलिश सिद्धांत।
यू नो, ये जो अलेक्जेंड्रियन एरा है उसके अंदर वहां पे जो इन्फ्लुएंसेस हुई उससे आया द मैथमेटिक्स पार्ट। ये हम अलग अलग सिर्फ जान रहे हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे नहीं। वी जस्ट नीड टू नो अबाउट इट सो दैट यू एटलीस्ट नो ये पूरा बैकएंड पे चल क्या रहा है। हमें ये तो पता हो ना, आज के समय पे आई कैन गारंटी यू 9 out of 10 people who are studying Jyotish from here and there, they don't know what exactly it is all about. ये सिद्धांत वगैरह ये सब होरा पाठ, ये संहिता पाठ, उनको बेसिक ही नहीं पता हो। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम खुद ही इस इंफॉर्मेशन को इसको यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को जिन जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता है शायद, और जो पढ़ रहे हैं उनको तो वैसे भी कैसे पता होगा, राइट? वो चलता जा रहा है एक मार्केटिंग की तरह कि कुंडली देख लो, ये भाव है, ये ऐसा है, ये प्लैनेट इसमें होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। वो लास्ट पार्ट है ज्योतिष का, वो बहुत मिनिमलिस्टिक पार्ट है ज्योतिष का। असल में तो ज्योतिष इज द स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जब हम ट्रेडिशनली ज्योतिष को पढ़ते हैं, वी स्टडी ऑल ऑफ दीज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एज वेल। जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस है, ये सब कुछ हमें एक एक चीज को कैलकुलेट करना आना चाहिए। We need to understand this, although the softwares have replaced it as of now, but as students of Jyotish, it is very much important for us to actually know ये calculations आ कहाँ से रही है। हम बोलते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है, ग्रह वक्री हुआ कैसे है, ये कैलकुलेट किसने किया, कैसे किया कैलकुलेट? क्या हम पूरे दिन स्काई में देखते रहे कि अरे वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो ये सारी इन्फ्लुएंसेस से हमारे अलग अलग सिद्धांत मिले। Another one is Vashishta Siddhanta and then Pitamaha Siddhanta. ये सारे सिद्धांत अल्टीमेटली एक जिस्ट अगर बात की जाए, ब्रीफ में बात की जाए, तो दीज टॉक अबाउट द कैलकुलेशंस पार्ट ऑफ ज्योतिष। ओके, ये होते हैं सिद्धांत। नाउ कमिंग टू द संहितास पार्ट। संहितास अलग अलग होती हैं। यहाँ से हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन द कलेक्टिव सीखते हैं। ये इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ नाम आपने नहीं सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल द बृहत संहिता, इट इज वेरी मच पॉपुलर। ये वराहमीर करके एक एस्ट्रोलॉजर थे, या फिर जिनको ऋषि बोलेंगे, ऋषि थे, उन्होंने इसके बारे में इसमें लिखा। और बहुत सारी चीजों के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ नेशंस, ऑन अर्थक्वेक्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर यू कैन थिंक अबाउट इट, वो सारा मंडेन लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे बृहत संहिता के अंदर ये चीज लिखा रखी है, दे रखी है। ओके, apart from that it is Laghu Samhita as well, Garga Samhita as well, Vriddha Garga Samhita, सूर्य संहिता, नारद संहिता एंड कश्यप संहिता। ये अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट हैं जिनके अंदर हमने मंडेन ज्योतिष, जो वर्ल्डली इवेंट्स है, उनको समझने के लिए हमको सीखने को मिलता है। ठीक है, वी विल डायरेक्टली जंप टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि हम होरा के अंदर जो बेसिक प्रिडिक्शन मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, बहुत प्रिवेलेंट जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर न्यूमरस फील्ड्स और सिस्टम्स ऑफ ज्योतिष जहां पे अलग अलग तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं चीजों को। ओके, हर एक गांव के अंदर अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस लेवल पे वो रूट्स में हमारे इनकलकेटेड है ज्योतिष कि अब उसके इतने बाइफर्फिकेशंस हो चुके हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस, अपने सिस्टम्स हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली जो प्रैक्टिस होते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि पहला तो द पराशरी सिस्टम। पराशरी सिस्टम इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इट इज बेस्ड ऑन द पराशर होरा शास्त्र। ओके, पराशर ऋषि, इन्होंने ये हमें सिखाया, इन्होंने इनके जो टीचिंग्स है वो हम पराशरी सिस्टम में सीखते हैं। ये सारा कुछ जो भी है इंक्लूसिव टेक्स्ट है। हर एक तरीके का जो ज्योतिष का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पराशरी सिस्टम से लिंक्ड है। वो वहीं से वो रूट्स निकल के आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है, उस पर और रिसर्च हो गई है। बट द कोर फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ ज्योतिष इज पराशर होरा शास्त्र। ओके, ये कोर फाउंडेशनल टेक्स्ट है। उसके बाद आता है, हमने सुना होगा जैमिनी सिस्टम, कि जैमिनी सूत्र होते हैं। जैमिनी ऋषि ने पराशर ऋषि के ही जो कारक वाली फिलॉसफी थी, कारक वाले जो
इंफॉर्मेशन थी उनको और ज्यादा रिसर्च करके बेटर तरीके से, जैसे हम आत्मा कारक और ये सब बोलते हैं ना, उसको लेके आए। इसके साथ में कुछ आरूढ़ का कॉन्सेप्ट भी होता है, ग्रह आरूढ़ होते हैं, द इमेजेस विच अदर पीपल परसीव ऑफ अस। तो वो आरूढ़ का जो सिद्धांत है, आरूढ़ के पद हैं, उनको जैमिनी ऋषि ने बहुत अच्छे से और अच्छे से समझाया। तो वो जैमिनी सूत्र, ये जैमिनी सिस्टम ऑफ ज्योतिष जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेजरली उस पे देखने को मिलता है। अनदर वन इज द ताजिक सिस्टम। Tajik is it was derived from the Arabic influences and it later got inculcated into the Indian Jyotish. जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जो सोलर रिटर्न चार्ट होता है, हमारा वर्ष फल होता है, वो ताजिक सिस्टम से निकालते हैं। ओके वो सिस्टम के अंदर देर इज इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर द ईयरली प्रिडिक्शंस एज वेल। उस पे वहां पे रिसर्च काफी अच्छे से हो गई है। ओके द फोर्थ वन इज द नाड़ी। नाड़ी सिस्टम इज मेजरली प्रेवेलेंट इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाड़ी सिस्टम भी इट इज अनदर वेरी डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी चीजों का कंपाइलेशन है, बहुत सारे टेक्स्ट का कंपाइलेशन है। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में जितनी कुंडलियां अभी तक आई हैं, जितनी है और जितनी आएंगी, सारा कुछ नाड़ी सिस्टम के अंदर वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो वो कॉम्बिनेशन, जैसे हम भृगुनंदी नाड़ी सुनते हैं, हम अगस्त्य नाड़ी सुनते हैं, ये सारा नाड़ी सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है और ये अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होता है। अदर सिस्टम्स जो आते हैं, वो आते हैं, एक तो पराशरी तो हमारा हो ही गया, राइट। वन मोर सिस्टम विच इज वेरी मच प्रेवलेंट इज द कृष्ण मूर्ति पद्धति। ओके द कृष्ण मूर्ति पद्धति सिस्टम इज अ न्यूली डेवलप्ड सिस्टम, जहां पे हम नक्षत्रों के बेसिस पे ज्यादा प्रेडिक्शंस करते हैं। हम कई बार हम सुनते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये है वो है, तो वो यही है। कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर हम लोगों ने अर्थ का जो शेप है, उसका एक्चुअल शेप को लेके, और जो ओवरऑल हमारे भाव होते हैं, उनका जो ओवरऑल स्पैन ऑफ डिग्रीज है, कितना बड़ा भाव है वो, क्या वो इक्वली डिवाइडेड है 12 के 12 भाव या नहीं, उस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया और फिर प्रेडिक्शंस की। दिस इज द कृष्ण मूर्ति पद्धति। इट वाज रिसेंटली डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी ओनली। ओके इट इज नथिंग अगेन, पराशरी के सही सब कुछ आया है, बट उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको इजी बना दिया फॉर अस टू प्रिडिक्ट बेटर। ये सारे प्रिडिक्टिव सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द टाइप्स ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना, जब हम अलग अलग प्रिडिक्शंस करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं ये भी हम सीखेंगे। दिस पर्टिकुलर थिंग टॉक्स अबाउट बेसिकली द नेटल एस्ट्रोलॉजी पार्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे जो खुद की जन्म कुंडली है उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, दिस कम्स एज द जातक। ओके ये हम जातक की कुंडली पढ़ रहे हैं, या फिर नेटल एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। एक और हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली, प्रश्न मेथड, जहां पे हम ये समझते हैं कि यूनिवर्स उस समय पे हमें क्या डायरेक्शंस दे रहा है, क्या इंडिकेशंस दे रहा है। तो एट प्रेजेंट जो भी कुंडली होती है वो हम स्टडी करते हैं। आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उसी समय पे कुंडली बनाई, और फिर मैं देखता हूँ हाउ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू, कि होता है प्रश्न कुंडली। थर्ड वन इज द मुहूर्त, द इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी, जहां पे हम तिथीज को देखते हैं, ऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं, कब क्या कैसे करना है, ये सब कुछ जो है वो मुहूर्त के अंदर देखते हैं। एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ताजिक सिस्टम विच इज द वर्षफल ज्योतिष। ओके these are basically your predictive systems. Okay now we will come to the major part जो आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ओके ये जो पार्ट है, इसमें आई नीड टू बी अ लिटिल बिट इंटरैक्टिव। ओके सो मैं आपसे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बेसिक कुछ क्वेश्चंस है विच आई वांट यू टू आंसर। आई नीड टू आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आई विल सेलेक्ट स्टूडेंट्स, वो सब वो जो है अनम्यूट करेंगे, एंड देन आई विल आस्क देम अ क्वेश्चन। ओके इट्स नॉट अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, इट्स मोर अबाउट हाउ डू यू परसीव ज्योतिष, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ऑफ ऑल किरण। किरण प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स।
Yes, Kiran, please unmute yourself. Hello, Yes. Anshuman. Hello, Hare Krishna. Hare So, Krishna. Kiran, tell me, आपको क्या लगता है जो स्काई के अंदर प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स क्या एक्चुअली हमारी कुंडली के अंदर शो होते हैं, या फिर स्काई में जो प्लैनेट्स है वो ठीक है जैसे है चल रहा है, बट जो कुंडली में पोजीशंस है वो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट? मतलब जो करंट स्काई में अभी प्लैनेट का पोजीशन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर बर्थ चार्ट, बिकॉज बर्थ चार्ट में वो होता है जो उस प्लैनेटरी पोजीशन से, करेक्ट? ठीक है, आपका जब जन्म हुआ था तो क्या उस समय पे जो ग्रह आपको दिख रहे हैं, क्या वो ग्रह उसी राशि में थे, या फिर वो ग्रह जो है उनको हमने कुछ कैलकुलेशन करके वहां पे सेट किया? नहीं, वही राशि में थे। राइट। This is तो what I'm- एक चीज तो हमको समझ में आई, एक चीज तो हमको ये समझ में आई कि जो कुंडली है हमारी, इट इज एक्चुअली अ रियल मैप ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, राइट? अब मुझे हरिहरन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स. Hey, Anjuman. हेलो, हरे कृष्णा. Hare Krishna. So, हरिहरन, टेल मी Hmm. कि ये जो जोडियक्स हैं, Hmm. these zodiacs, are these actually as existing in the sky? Are these group of stars which are existing in the sky, or we have kind of like made up something कि उनको 12 पार्ट्स में विभाजित करना था, we had to differentiate, so हमने खुद ने वो बना दिया है? Hey, my understanding, Anshuman, would be that 12 planets are the 12 zodiac signs that we have. So it is actually existing. Okay. So 12 planets, how many planets are there total? 9 planets, but 12 were there when it was initially there. Today we have 9. Why was there 12 planets initially? So even see, I mean, I was given to understand that there are 3 planets which have not had any references later, but it was actually existing. So that is why you have 9 grahas plus 3, which is there and which is not there today. I mean, that was I was given to understand. So, so you mean to say that there were 3 planets which were there at that particular time when this Shastra was written, and now they don't exist? Yes, they don't have any reference today. Okay. See, as per Brihat Parashar Hora Shastra, or the Hora Shastra itself, there were always 9 grahas only. Okay. There were no 12 grahas. I haven't studied about it. Okay. And it is not written in the Hora Shastra as well. Okay. The point here is, ये जो 12 राशियां है ना, 12 zodiacs, these are actually a group of stars which do exist in the sky. Okay. And of course, ये जो पर्टिकुलर सेट है जोडियक्स का, ये जोडियक का जो सेट है ये बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि ये एक पर्टिकुलर लाइन में ही सारा जोडियक आएगा. उसके ऊपर हम नहीं देख रहे हैं किसी और जोडियक को, किसी और कॉन्स्टलेशन को, नीचे भी नहीं देख रहे हैं किसी और कॉन्स्टलेशन को. हमने सिर्फ उन्हीं 12 जोडियक्स को लिया है. There has to be a reason for it. क्योंकि ऐसे तो नहीं कि हमने रैंडमली कुछ भी उठा लिया और किसी को भी रख दिया. Of course not, right? There are multiple constellations in the sky. There are thousands of constellations in the sky, but we have chosen only 12. Right? We have chosen only 12, and it does not relate with the grahas. Okay, it is not something which can be mapped to the grahas. कि 12 ग्रह थे तो 12 zodiac. No, it is a different concept altogether. I will teach you that as well. But so you understand that there were 12 grahas and all that. ऐसे ऐसे चलता, ठीक है. Okay, good enough. So now one more question I would like to ask is from a different student. I guess I should ask. चलिए, Madhuri ji, please unmute yourselves. Hi sir. Hello, Hare Krishna. Hare Krishna. So आप मुझे बताइए, ये जो नवग्रह है, ठीक है, ये नवग्रह में से हमने 9 तो चलो ले लिए. ये प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, ये ग्रह हमने लिए नहीं है, तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते स्काई के अंदर? ये तो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, राइट? जी.
तो ये हमने लिए क्यों नहीं है? फिर आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं लिए होंगे ऋषिज ने? I don't know, sir. आप ऐसे ही कोई मतलब आप गेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना मैंने आज तक खुद से पढ़ा है, वैसे तो बोल रहे थे कि मतलब इनका भी इम्पोर्टेंस है, पर आप जो बोल रहे हो उसमें मुझे सच में नहीं पता सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और गेस करना चाहेगा इस बारे में कि क्यों है ये? यस सौरभ प्लीज बताइए। जहाँ मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर जहां तक मुझे इतना थोड़ा बहुत आइडिया है कि इनका जो नेपट्यून यूरेनस ये वाले जो प्लैनेट्स है ना, ये मतलब कि एक तो इनका मतलब कि जो ड्यूरेशन, जो ह्यूमन ड्यूरेशन है सबसे पहले वो थोड़ी सी लिमिटेड है, और इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक पड़ता है। एंड मतलब कि और मतलब कि इनका और ये दूर भी होते हैं काफी, एंड प्लस इनका प्रभाव मतलब कि लंबे समय तक पड़ता है, मतलब कि ऐसे कि कोई प्लेनेट जैसे कि शनि है, वो मतलब कि 24 ईयर्स के लिए, या मतलब सॉरी 19 ईयर्स के लिए जब महादशा आती है या बाकी दशाएं आती हैं, ये प्लैनेट्स का मतलब कि थोड़ा इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज्यादा उसमें रहता है, तो इनको थोड़ा हम कंसीडर नहीं करते जब हम मतलब कि प्रेडिक्शंस करना या ह्यूमन लाइफ के लिए वो करना। ओके ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। अभी इस पे मेरा एक और क्वेश्चन है, हम किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे ये क्वेश्चन। ऐश्वर्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण अंशुमन। हेलो, हरे कृष्णा। सो ऐश्वर्या टेल मी, ये जैसे अभी सौरभ बता रहे थे कि प्लूटो यूरेनस नेपच्यून को इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो हमारी लाइफ में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वे बहुत दूर है या फिर बहुत इनका ऑर्बिट ऐसा है कि ये बहुत लंबे समय तक इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, राइट? सो यू टेल मी कि जो हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं वो ज्यादा दूर है या ग्रह हमसे ज्यादा दूर है? जो जोडियक्स है वो ज्यादा दूर है या ग्रह दूर है? वाओ सोचा नहीं था। मे बी विजिबल स्काई में हम कॉन्स्टलेशन को देख भी सकते हैं। सो अभी मेरे लिए ये चीज रहेगा कि हम वी कैन सी, अगर अभी चल रहा है जैसे आज अगर माघ पूर्णिमा है तो उसके आसपास का जो नक्षत्र है वो दिख सकता है। सो मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये होता होगा। अच्छा, और इस पे मैं बताता हूँ आपको, देखो दिख सकता है ना। अभी चंद्रमा को देखो आप छत पे जाके, उसके पास हाँ, में ना एक तारा दिखेगा आपको, ठीक है? या तो वो सामने बैठी है ना, दिख रहा है तारा? इधर क्लाउडी है। अच्छा, हाँ दिख रहा है है ना, नीचे तारा से। दिख जाएगा, एक बहुत चमकता हुआ तारा दिख जाएगा। आपको क्या लगता है वो तारा क्या है? आई डोंट थिंक सो कि वो तारा होगा, प्लैनेट ही होना चाहिए ये बाकी वो तो। बृहस्पति है, आपको बृहस्पति है ना? दिख रहा है। हाँ यस। ठीक है। अब देख लो, अब हमें तो नहीं पता लगा कि वो तारा है कि ग्रह है। ग्रह तो आपको दिख गया सामने के सामने, आंखों हम्म से दिख गया, विजिबल आईज, नेकेड आई से दिख गया हमको, है ना? तो हम्म कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है ना? राइट। ये जो ग्रह होते हैं, इससे पहले एक बार मैं समझाऊंगा किसने रेज हैंड किया था, किरण ने। किरण प्लीज अनम्यूट। एक्चुअली वो यू आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टलेशन ज्यादा दूर है कि प्लैनेट्स, तो आई थॉट आई बताओ कुड आंसर इट। बताओ। I think according to the geography, like which we have studied in the school, according to it, stars are far away than the planets. So Correct. if those are having impact on us, so can the planets. करेक्ट। नाउ जोडियक्स, जो हमारे कॉन्स्टलेशंस जिनको हम बोलते हैं, वो कॉन्स्टलेशन इतने दूर है, ठीक है, इतने दूर है कि हम तो उन तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ग्रहों तक तो फिर भी पहुंच जाएं कैसे तैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस तो हमारे लाइफ में आ रहा है, राशिज का। तो फिर यूरेनस नेपट्यून और प्लूटो का क्यों नहीं आ रहा? उनका भी आना चाहिए, वो तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है, ये रहे कंपैरेटिवली, राइट? उनका भी आना चाहिए, पर ऋषिज ने उनका तो नहीं लिया। कुछ तो सोच समझ के ही उन्होंने डिसीजन लिया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना सोचे समझे उन्होंने लिख दिया और उसको सालों साल तक वैदिक थॉट के अंदर इनकलकेट करके सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है कि अब पहले तो सवाल ये कि 12 ही राशियां क्यों ली है हमने, और 12 राशि ली तो ली, वो ही 12 राशि क्यों ली? इतने हजारों कॉन्स्टलेशन है, वो क्यों नहीं लिए बाकी के? क्या वो हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हमको? दूसरा सवाल, यूरेनस नेपट्यून प्लूटो हमने क्यों नहीं लिए?
बाकी ग्रह तो ले लिए, इवन अप्रकाश ग्रह जिनको हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग से कैलकुलेशन से, वो भी लिए, राहु केतु भी लिए, जो हमने बना दिए कि ये दो और हैं, इनको भी बना दिया। तो फिर क्या हम इतने तो नहीं कंफ्यूज थे कि जो हमारे ऋषि कि वो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को ना ले, वो बाकी के जो कॉन्स्टलेशन है उनको ना ले, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ये एग्जैक्ट चीज आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है एक वर्ड से जिसका नाम है एक्लिप्टिक। इसको हम जो जोडियाक बेल्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत काम लेते हैं। ये एक्लिप्टिक क्या है? ये सूर्य का पथ है, ओके। यहां से ना सन मूव करता है इसी पर्टिकुलर एक्लिप्टिक पे, ठीक है। जब हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के देखते हैं तो हमें पता लगता है सूर्य इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके। अभी मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, पहले आप एक बार बस समझो इस बात को। ये जो लाइन बन रही है ना यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा, देयर इज दिस लाइन, ये पूरी ये लाइन दिख रही है आपको ये स्लाइड पे, दिस इज द एक्लिप्टिक। यही बनाती है भा चक्र। भा चक्र क्या है? द जोडियक बेल्ट। भा मतलब भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, सूर्य का चक्र, सूर्य का रोटेशन, है ना, रिवॉल्यूशन जो हमारा यहाँ पे अर्थ के अराउंड हमको अपेरेंटली दिखता है जब हम अर्थ से देखते हैं तो वो भा चक्र बनता है, वो सूर्य के पथ से बनता है। अब हम डायरेक्टली आएंगे स्काई के अंदर, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड show you the actual map of the sky, okay, right now. Jyotish is 100% mathematical, okay, nothing speculative, कुछ नहीं है। ये जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट है इसमें कुछ स्पेकुलेशन नहीं है, जो है यथास्थिति दिखाई गई है वो ही है 100%। बिल्कुल इसमें मत सोचना कि कुछ हवा में बातें बना दी गई हैं। सबका मतलब समझाऊंगा आपको अभी कि कैसे ये जो ग्रह है इनको लिया गया है, क्यों नहीं लिया गया है, ये सब कुछ, ठीक है। अभी आपको ना स्क्रीन के अंदर यू माइट बी एबल टू सी सम वियर्ड काइंड ऑफ अ मैप, है ना। ये स्काई है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली के ऊपर अगर आप देखोगे इस समय पे तो ये स्काई की पोजीशन है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सबको दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, जब सबको दिख रहा है तो प्लीज लाइक कर दो एक बार, ताकि मुझे पता लग जाए सबको दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब सबको दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखो भाई, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, खुला आसमान है, आज कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है दिल्ली में ये चीज। तो अब हमने सॉफ्टवेयर खोल दिया है और देख लिया है कि ऊपर ये स्काई क्या चल रहा है। देखो पहले तो टाइम देख लो, 21:38:52, दैट इज करेंट टाइम, ओके। ये करेंट टाइम चल रहा है जिसमें दिल्ली के ऊपर स्काई दिख रहा है हमको। नाउ यू सी दिस इज द ईस्टर्न डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई आप सही डायरेक्शन में देख रहे हो। ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, यस हरिहरन, यू हैव अ क्वेश्चन? Is it 8:39 or 9:39? 21:39 है ना? So 21 हो गया क्या ये? हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको, मैंने ना उसको सेट कर दिया था, ये लो हो गया ना। चलो अभी 8:39 हो गया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, वो मैंने उसको उस समय से सेट कर रखा है 1 घंटे आगे का। चलिए, तो ये ईस्ट डायरेक्शन जो है ये हो गया और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब मजे की बात तो ये है, सबसे पहले तो अगर आप स्काई में देखोगे, अब दिल्ली का स्काई है तो ऑलमोस्ट क्या है, इंडिया में सेम ही दिखेगा, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो जब आप स्काई में देखोगे, आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ, देखोगे कि 3 ना चमकते हुए कुछ तारे दिखेंगे आपको। दिस वन इज द मून। मून तो आपको सामने दिख जाएगा, आज तो मून पूर्णिमा है तो ऑब्वियसली इट विल बी विजिबल। मून से थोड़ा सा आगे चलोगे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, आपको दिखेगा बृहस्पति, जुपिटर। कोई अगर चेक करना चाहता है तो आप स्काई अगर आपके क्लियर है तो आप देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा चलते जाओगे, चलते हो वेस्ट डायरेक्शन से आप देखोगे तो एक तारा दिखेगा जो कि है शनि। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी, ठीक है। ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं स्काई के अंदर, इसलिए हमको ये सॉफ्टवेयर में भी दिख रहा है।
चलिए एक चीज तो कंफर्म हुई कि ग्रह जो है वो असल में है, ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली में हमने नाम दे दिए कुछ, दीज आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग। वेरी गुड। नाउ ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, लाइन, ये लाइन है एक्लिप्टिक। ये वो लाइन है जहां पे सूर्य आपको दिखेगा, ठीक है। अब सूर्य तो अभी तो रात है तो दिखेंगे नहीं, तो मैं आपका इसको घुमा देता हूं ताकि हमको रात की बजाय दिन दिख जाए। वो दूसरी साइड ऑफ अर्थ में, ठीक है, वो यूएस वगैरह की साइड में आपको, ये देखो यहाँ पे नीचे ये सेम लाइन चलती आ रही है, ये वेस्टर्न होराइजन आ गया। वेस्ट से थोड़ा सा नीचे जाओगे, दूसरे देश में चले गए हम, यहाँ पे हमको दिखा सूर्य, सूर्य मंगल शुक्र, ठीक है। और ये सूर्य किस लाइन पे है? ये सूर्य इसी लाइन पे है जो ड्रॉ हो रखी है, ओके। यानी कि सूर्य इस ही लाइन पे घूम रहा है दिन रात। जब भी हम देखेंगे सूर्य आपको जहां पे घूम रहा है वो लाइन हमने दिखा दी है, ये है लाइन बस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो सूर्य इस लाइन पे घूम रहा है, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, वापस ईस्ट पे ले लेते हैं भाई। पहले तो एक बार थोड़ा आप लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा। अरे अरे मेरे भाई, यस, ठीक है। यस सौरभ प्लीज आस्क। सर एक बार वो लाइन वाला फिर से बता दोगे? ओके, रेड लाइन। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन किस लिए बनी है? ये कोई बनी बनाई लाइन तो है नहीं स्काई के अंदर, ये तो हमने बनाई है रेफरेंस के लिए। ये लाइन वो लाइन है जहां से आपको हमेशा इसी जगह पे सूर्य घूमता हुआ दिखेगा। आप सुबह देखोगे, रात को तो क्या देखोगे, सुबह देखोगे तो सूर्य इसी लाइन में आपको दिखेगा। इस लाइन से इधर उधर नहीं हो रहा है सूर्य, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सूर्य का ये पथ है, सूर्य इसी ऑर्बिट पे घूमता है, ठीक है, विद रेफरेंस टू अर्थ। वैसे तो सूर्य एक ही जगह पे है। तो आप देखो यहाँ पे, जब अब इसी लाइन के अंदर आप देखोगे तो इफ यू आर इन द यूएस राइट नाउ, उस समय पे सुबह होती ना, तो आपको दिखता सूर्य कहीं ना कहीं पे पोजीशनड है। पूरा दिन आप मैप करो, वो सूर्य चलता 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 कहीं तो जाएगा। वो चलता हुआ कहाँ जा रहा है? इसी लाइन के थ्रू वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। ईस्ट से उग जाता है ना सूर्य, तो जब आप सुबह देखोगे, मैं भी आपको इंडिया का सुबह दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये टाइम कर दिया है 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 के आसपास सूर्य उगता है, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पे सूर्य उगना शुरू हो गया है, सूर्य उदय होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। ये इसी लाइन में घूमेगा अभी सूर्य, एक एक घंटे इसको आगे करेंगे हम। ये देखो, और नाइट मोड ऑन क्या करें इससे, ठीक है। अभी 7 बज चुके हैं, अगले दिन कल की बात हो रही है। सूर्य कहाँ कहाँ घूमेगा? देखो ये लाइन दिख रही है आपको, इसी लाइन में चल रहा है सूर्य, राइट। उस लाइन से कहीं नहीं भटक रहा है। समझ में आ गया आपको? ये सूर्य की हमने लाइन को ट्रेस कर दिया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी कॉल एज द एक्लिप्टिक। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम सारे जोडियक्स को मैप करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सौरभ आपको? यस सर, ये मतलब सन का रोटेशन है जो हम अर्थ के रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, और वो ही हमने ना ड्रॉ कर दिया सूर्य का जो रोड है कि कहाँ से वो निकल रहा है, कहाँ से वो चल रहा है, ठीक है। सूर्य इसी लाइन पे घूमता रहता है हमेशा, ओके। आपको हमेशा इस लाइन पे दिखेगा, विच वी कॉल एज द एक्लिप्टिक। अब सवाल जो था हमारा कि यही ग्रह क्यों लिए, यही जोडियक्स क्यों लिए? क्योंकि ये जो सूर्य है, सूर्य जिस जिस कॉन्स्टलेशन के आगे से निकल रहा है, उस ही कॉन्स्टलेशन को हमने कंसिडर किया है फॉर टू बी कंसिडर्ड एज राशिज। सूर्य इज द क्रिएटर, सूर्य इज द निर्धारक ऑफ आर कर्म, क्योंकि वही तो है सारा कुछ, वहीं से तो सब कुछ आ रहा है। अलग अलग आदित्य यानी कि डिफरेंट एनर्जीज ऑफ सूर्य भी बनती है इसी से। अलग अलग आदित्य मतलब अलग अलग राशियों के सामने जब सूर्य होगा, लियो है ये, जैसे लियो कॉन्स्टलेशन दिख रहा है, लियो के सामने सूर्य होगा तो सूर्य की एक अलग ऊर्जा होगी। कैंसर के सामने होगा तो अलग ऊर्जा होगी। ये इसी लाइन में जितने भी कॉन्स्टलेशंस बन रहे हैं हमारे, उसके आगे आगे जब जब सूर्य चलेगा तो कुछ ना कुछ कर्म देता जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। इसीलिए ये जो टोटल जोडियक्स है,
वो हमने इन्हीं ज़ोडिएक्स को लिया, वरना हम अर्सा मेजर, लियो माइनर, लिंक्स, परसुअस, एंड्रोमेडा तो गैलेक्सी है, इसके अलावा सीटस, एरिडेनस, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे अलग अलग इतने सारे, इनको भी तो कॉन्स्टलेशन लेना चाहिए था, बट नहीं लेते। वो इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि सूर्य इज द क्रिएटर, एंड सूर्य द क्रिएटर हैज चोजन दिस पर्टिकुलर पाथ ओनली। व्हेन वी स्टडी ज्योतिष, वी स्टडी द साइंस ऑफ लाइट। वेयर इज द लाइट कमिंग फ्रॉम? What is light? The true essence, the jnana is coming from the creator. Who is the creator of our solar system? Surya. That is why we have considered only these zodiacs. इसके अलावा हमने कोई zodiac नहीं लिया है, ठीक है। अब सवाल आता है ग्रहों का। zodiacs का समझ में आ गया सबको? प्लीज रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ में आया है। चलो, वेरी गुड, यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, सब समझ में आ गया। मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगा लेक्चर के बाद, तब आएगा मजा। यस हरिहरन, प्लीज आस्क। Anjuman, sorry, I thought even I didn't know about zodiac being mapped to a constellation. Now I think I have a clarity. Okay. The second thing was, does moon also move in the same orbit, or moon has a different? I'll tell you, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये क्यों हमने ग्रह इन्हीं को लिया है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ग्रह जो है, ओके, ग्रह which we consider as planets in the zodiac, in the कुंडली, क्यों हमने ये 7 ग्रह और 2 राहु केतु लिए? क्यों हमने यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो नहीं लिया? क्यों हमने और जो आसपास के दिख रहे होंगे हमको कुछ स्टार्स या ग्रह, उनको नहीं लिया? ये जो एक्लिप्टिक बेल्ट हमने समझी ना अभी, भाचक्र जिसको समझा, भाचक्र द ज़ोडिएक बेल्ट, इसके 9 डिग्रीज ऊपर और 9 डिग्रीज नीचे, वेयर इज द एनोटेशन टूल? 9 डिग्रीज ऊपर और 9 डिग्रीज नीचे, ये गूगल मीट कहाँ गया जी? लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू। हाँ जी, ये रहा। ये देखो, ये जो हमारा भाचक्र आ रहा है ना, इसका हमने मान लिया एक बार के लिए ये हुआ 9 डिग्रीज। अरे बाबा, ये देखो, थोड़ा स्पेस मिल गया है, ये हुआ इतना। ये दो हमने ना ड्रॉ करी लाइंस, रेफरेंस की लाइंस है ये, ठीक है। ये दोनों ही लाइंस जो है, ये हमने कितनी ड्रॉ करी? ये स्पैन हमने लिया, पूरा ये वाला स्पैन ले लिया ना, तो ये जो डिग्रीज वाइज अगर हम देखेंगे, आर्क डिग्रीज इनको बोलते हैं, वो होता है 9 डिग्रीज, ठीक है। इट हैज टू बी 9, इट इज डिसाइडेड दैट इट इज 9 फॉर अ रीजन। ये 9 डिग्री ऊपर, 9 डिग्री नीचे, टोटल 18 डिग्रीज का स्पैन है ये, ठीक है। ये 18 डिग्रीज के स्पैन में जितने भी ग्रह ऑर्बिट में आते हैं, मोस्टली रहते हैं, उनको हमने ग्रह कंसिडर किया। जो इनसे बाहर निकल गया मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने ऑर्बिट्स के अंदर, उसको हमारे ऋषिज ने ग्रह को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम तो इस भाचक्र से, कर्म के चक्र से, सूर्य के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जा रहे हो, तुम इंसानों के कर्म पे इतना फर्क नहीं डालोगे, इसलिए तुमको मैं ग्रह नहीं मानूंगा, ठीक है। दिस वॉज द रीजन वाई यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, they are not considered as grahas, whereas we consider राहु केतु as ग्रह। क्योंकि ये जो दोनों तीनों ग्रह हैं, ये बाहर निकल जा रहे हैं इस अपनी लिमिट से, सूर्य से बाहर निकल रहे हैं। ये बोल रहे नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो बाहर निकल जाएंगे। तो तुम बाहर निकलोगे तो सूर्य ने कहा, राजा जी ने कहा, ठीक है तुम बाहर ही रहो, तुम्हें वनवास देता हूं मैं तुमको काउंट ही नहीं करूंगा। आई विल डिवाइज अ न्यू मेथड to compensate for this loss. Okay, this is what happened, and that is why these grahas are not considered as grahas in Jyotish. Okay, everything is because of Surya, ठीक है ना। ये राशिज क्यों 12 हुई, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये चंद्र पे बेस्ड है। Now I want you to research on this fact कि राशि क्यों 12 हुई, ठीक है। अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे राशि क्यों 12 हुई। इस क्लास में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, जो 9 ग्रह है, नवग्रह है, वो इस ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, 9 डिग्रीज ऊपर, 9 डिग्रीज नीचे, इससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं स्काई के अंदर वो। चलिए, बहुत बढ़िया।
अब ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज रेज योर हैंड. ओके, वेरी गुड. यस हरिहरन, प्लीज आंसर. But I think you just answered, na? But because you showed me that, when you are moving this, it is actually, this line is touching through all these. I mean, when we moved it, when you tilted it, when sun ke side pe aa gaye, to I could see all our rashis in the same line. Is not always the same. Sometimes what अच्छा. happens is वो ग्रह ऊपर चले जाते हैं बट 9 डिग्री से ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है. हम्म. वो तो ये क्या है ना कि यहाँ पे ये आइकन्स बना रखे हैं. ठीक है. ये आइकन्स बहुत बड़े हैं. इतना बड़ा थोड़ी ना है कोई ग्रह. नहीं, Right? I'm not saying about graha, but ये जो rashis, whatever I can see, हाँ. these lines were on that rashi. I mean, in the sense, everywhere it cuts that rashi. See, I have drawn a line which is not exactly this. Okay. So let's not be मतलब इसमें ना मैथमेटिकली ये दिखाना बहुत मुश्किल है. बट ये जो सारे जो जोडियक्स है ना, ये इसी एक्लिप्टिक के अंदर, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं. इनके मेजर पार्ट्स इसी में आ रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में डायरेक्टली आता है. उसके अलावा बाकी जो, अब मान लो ये जो अपना ये लियो माइनर है. ठीक है. दिस लियो माइनर डज नॉट इन्फ्लुएंस अस दिस मच. ठीक है. क्योंकि वो 9 डिग्रीज के ऊपर चला गया. So selection of both Rashi and your Graha is basis 9 degrees and 9 degrees. Yes. Understood. Yes. Both of them. Right. ये मेजरली क्या है, राशि का तो मेजर पार्ट, राशि इज नॉट समथिंग विच इज मूविंग टू मच, इट इज वेरी फार अवे. सो उसका मूवमेंट जो है वो बहुत ही कम ही दिखेगा हमको हमेशा. बिकॉज 9 डिग्री का स्पैन भी एक राशि के लिए मूव करना, इट्स अ वेरी बिग कॉन्स्टलेशन. इट्स अ सेट ऑफ स्टार्स, राइट? दीज आर एक्चुअल स्टार्स लाइक सूर्य. ओके. दिस सूर्य का एक स्टार है रेगुलस. ओके. ये सॉरी लियो का एक स्टार है रेगुलस. रेगुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट इज even hundreds of times larger than Surya. These are very distant stars and these are visible to us. That means they are giving us so much of amount of light, right? And this Surya is absorbing these all of lights. This is getting influenced. That is why हमने इसको ले लिया इस influence के अंदर, sphere of influence. Okay? तो राशिस भी सारी 18 डिग्रीज के अंदर ही हमको दिखेंगी. वही हमारा भाचक्र है. ठीक है. और ग्रह तो ऑब्वियसली है ही सही, राइट? Understood. Thank you. Okay, fine enough. Now coming back to the topic again, कि अब हम आगे क्या पढ़ रहे थे. हमने ये तो देख लिया कि स्काई के अंदर ये सब चीजें आपको दिखेंगी. ये जो जोडियक्स हैं ये भी आपको दिखेंगे. ये कॉन्स्टलेशंस हैं. ठीक है. कॉन्स्टलेशन, जोडियक क्या है? अलग अलग स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन बनता है वही जोडियक है. देखो ये लियो जोडियक है. लियो यानी सिंह राशि है. अब हम डायरेक्ट आएंगे कि हमारी कुंडली के अंदर वो मैप हो रहा है तो क्या वो सही में रिप्रेजेंट कर रहा है सेम चीज को. ओके. तो अब जिसके पास भी जो भी सॉफ्टवेयर है, अपने अपने सॉफ्टवेयर खोल लो. ओके. जिसके पास नहीं है वो कोई डाउनलोड कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं. मैं आपको अभी वैसे ही दिखा देता हूं कि कुंडली क्या बनी थी 8 बजे की. ठीक है. 8 बजे ऑलमोस्ट सिमिलर ही था पोजीशन. पहले हम नोट करेंगे ये पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है साइंटिफिकली स्काई के अंदर. ठीक है. मून की पोजीशन आप नोट करो नोटबुक से आपके पास. मून इज इन कैंसर. Cancer zodiac, Cancer constellation. Okay. This is Jupiter. Jupiter is in Gemini as per the astronomical data. And Saturn is in Pisces as per the astronomical data. चलो अब अगले और भी ग्रह देख लेते हैं. बाकी के ग्रह कहाँ गए? नीचे होंगे ना कहीं. तो ये देखो, ये कैप्रिकॉर्नस दिखा रहा है ना. इट इज कैप्रिकॉर्न. तो सन, मार्स एंड वीनस एंड मर्करी, दीज आर ऑल इन कैप्रिकॉर्न करेंटली. ओके. बहुत बढ़िया. चलो अब और कोई ग्रह तो नहीं बच गया? यूरेनस प्लूटो भी ले लें क्या? मुझे तो दिख ही नहीं रहे यूरेनस प्लूटो. बट एनीवेज द पॉइंट इज हमने ये तो मैप कर लिए. चलिए बहुत बढ़िया. मैप हो गए है ना. अब अपन ने कुंडली खोल के देखेंगे. अब मैं आपको वापस से स्लाइड पे ले चलता हूं अपनी, जहां पे हम समझ रहे हैं कि कुंडली क्या बनी थी उस समय पे. चलो
नेक्स्ट आ जाते हैं कुंडली पे। ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अब आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो। दिस इज उस समय पे लग्न था सिंह लग्न, ठीक है, यानी कि 4 नंबर के अंदर, ये मैंने चलित चार्ट बनाया ना इसका, हाँ ठीक है, यस। तो देखो 4 नंबर पड़ गया मून, 4 नंबर राशि में मून है। अभी आप इसके अंदर भी देखोगे ना, मून इज द प्लैनेट विच इज सिटिंग इन 14 डिग्रीज इन कैंसर। ओके, तो हमने जो वो मैप किया था, इट वाज एक्चुअली मैप्ड एंड इट इज नाउ एक्चुअली प्रेजेंट इन द कैंसर ज़ोडिएक। ये जो क्लस्टर दिख रहा है सूर्य मंगल शुक्र बुध, ये कौन सी राशि में आ गया? ये 10 नंबर आपको दिख रहा है, सूर्य देखो यहाँ पे दिख रहा है इन द 18 डिग्री सीपी, सीपी यानी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मार्स भी कैप्रिकॉर्न में है, मरकुरी भी कैप्रिकॉर्न में है और शुक्र भी कैप्रिकॉर्न के अंदर है। शनि को हमने देखा था कि शनि कौन सी राशि में थे? शनि थे पाइसीज के अंदर, 12 नंबर राशि। शनि देखो यहाँ पे दिख रहे हैं 4 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स इन Pisces PI. That means each and everything which we studied right now and each and every planetary placement which we have in our kundalis is the actual position of the planet in that particular zodiac. ठीक है, ये चीज और कर दी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडेंट, लग्न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बता दो, आपको ये चीज क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई, सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को है दिक्कत? प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक पूरा जो भी समझा? यस किरण प्लीज आस्क। सर अभी आपने हम लोगों ने जो देखा वो हम लोगों ने प्लैनेट्स देखे कि लाइव अभी कौन से कॉन्स्टलेशन में कौन सा प्लेनेट है, बिल्कुल और जब भी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि वो लग्न कैसे डिसाइड हुआ वो देख रहे हैं हम लोग, राइट? करेक्ट, ओके, ठीक है। यस। प्लैनेट्स हमने देख लिए, अब वो कुंडली में कहीं पे भी होंगे तो वो किसी ना किसी राशि के अंदर तो होंगे ही, सही ना। वो राशि में हमने मैप कर लिया कि हाँ भाई असल में स्काई में भी वो उसी राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे भी दिख रहा है कि उसी राशि में है। ओके, यस नील प्लीज आस्क। तो वो कौन से घर में बैठे हैं वो कैसे डिसाइड हुआ? गुड क्वेश्चन, अभी हम इसी पे आ रहे हैं, है ना। ये जब हम लगन पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा वो कौन से घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो लग्न जो है, लग्न का मतलब है समथिंग विच स्टार्ट्स, बिगिनिंग, इनिशिएशन। सूर्य कहां से, किस साइड से राइज होते हैं? वेस्ट से या ईस्ट से? कौन बताएगा? ईस्ट। ईस्ट से आएगा ना, चलो बहुत बढ़िया, ईस्ट से होते हैं भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम ये देख रहे हैं, क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है क्या? ईस्ट से ही होते हैं ना। देखो जब सूर्य जो है उसके बेसिस पे पूरा ज्योतिष है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिस समय पे आप देख रहे हो स्काई को, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई ना कोई जोडियाक तो राइज कर रहा होगा ना, कोई ना कोई जो कॉन्स्टलेशन है वो तो आपको सामने दिखेगा ही दिखेगा। कॉन्स्टलेशन भी तो सेट ऑफ स्टार्स है, कुछ ना कुछ तो उग रहा होगा वहां पे। तो जो उग रहा है, जो ईस्टर्न होराइजन के अंदर हमको जोडियाक दिख रहा है, वो ही होता है उस पर्टिकुलर समय का लग्न। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई ग्रह हो या ना हो, बट जोडियाक तो राइज करेगा ही करेगा। हर एक जोडियाक को हमने नंबर्स दे रखे हैं ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े कि ये सिंह है, ये कर्क है, ये वो है, ठीक है। लियो यहाँ पे दिख रहा है हमको, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में इस समय पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन समझाएगा मुझे एक बार? हाँ प्लीज रेज योर हैंड इफ समबडी कैन एक्सप्लेन इट टू मी कि ईस्ट डायरेक्शन में लियो दिख रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? यस किरण प्लीज प्लीज टेल मी। ईस्ट में लियो दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त का राइजिंग साइन इज लियो, एंड दैट्स द रीजन वी हैव इनिशिएटेड आवर कुंडली, दैट इज लग्न which is first house from the Leo. Correct. The whatever sign is visible in the eastern horizon when we are creating any kundali for that matter at a particular time period, is the rising sign, the sign which is rising.
क्योंकि सूर्य ईस्ट से राइज होता है, इसलिए हमने सबको ईस्ट से ही राइज करवाया। ईस्ट के अंदर जो भी साइन राइज होगा, विच वी कॉल एज द राइजिंग साइन और द असेंडेंट, और इन संस्कृत द लग्न, द इनिशिएशन। दैट इज वाई जब हमने अभी कुंडली बनाई थी तो वो लियो जोडियक राइज हो रहा था। इसलिए फर्स्ट हाउस के अंदर, कुंडली का फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस होता है जिस भाव में आपको, कहाँ गया वो, जो सबसे टॉप में दिख रहा है आपको ये नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर। लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट। ये है हमारा चार्ट, ठीक है। हम मेजरली नॉर्थ इंडियन चार्ट ही पढ़ेंगे ताकि सब लोग सेम पेज पे रहें। बाकी मैं आपको केस स्टडी में समझा दूंगा कैसे अलग अलग चार्ट्स को देखते हैं। तो यस, ये जो देखो ये दिख रहा है ना आपको, केतु, KE, AS लिखा हुआ है। AS मींस असेंडेंट, और नंबर क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर। 5 नंबर इज लियो। ओके, यहाँ पे देखो लग्न दिख रहा है आपको स्लाइड के अंदर। लग्न के अंदर 15 डिग्रीज लियो, यानी कि जब हमने कुंडली बनाई थी तो आधा लियो ऑलमोस्ट राइज हो चुका था। 15 डिग्रीज मतलब 30 डिग्री का एक स्पैन होता है ज़ोडिएक का, ठीक है। अब अपन ने कुंडली 8 बजे की बनाई थी तो मैं 8 बजे कर देता हूं, ठीक है। ये लो, 8 बजे जब कुंडली बनाई तो आधा लियो आपको, वेट थोड़ा इसमें हमको बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, तो प्लीज बेयर विद मी। थोड़ा आपको समझाने के लिए मुझे ना प्रैक्टिकली ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे समझ में आता मुश्किल से है। तो देखो 8 बजे की जो मैंने कुंडली बनाई थी ना उस समय पे, तो लियो वाज राइजिंग हाफ, आधा लियो हुआ था ऑलमोस्ट। तो वो 15 डिग्रीज का उसने बता दिया। एक राशि जो होती है ना वो 30 डिग्री की होती है, ठीक है। एक भाव जो होता है, राशि में भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो वो 30 डिग्री के अंदर अब आधा अगर राइज हुआ है तो 15 डिग्रीज हुआ, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये लग्न कहलाता है। यहीं पे अगर अपन मान लेते हैं कि अभी से 2 घंटे बाद, लेट्स से 12 बजे रात को, 23 और 24, रात के 12 बजे एग्जैक्ट कौन सा लगन राइज होगा? यहाँ पे देखो कौन सा दिख रहा है, प्लीज रेज योर हैंड जो मुझे बताएगा कि कौन सा लगन बनेगा उस समय कुंडली बनाएंगे। तो एक ही जन ना सिर्फ नील बताएगा, उसके अलावा किसी को नहीं समझ में आया? अरे अच्छा, माधुरी जी प्लीज आपने बता दीजिए, चलिए आप भी बताइए कौन सा शुरू होने वाला है लगन, कौन सा दिखेगा हमको रात के 12 बजे कुंडली बनाएंगे तो? वर्गो, कन्या। कन्या राशि, वेरी गुड, ठीक है। तो कन्या राशि जो है वो हमको दिखेगी स्काई के अंदर। बस इसी को हमने सॉफ्टवेयर में लेके और डाल दिया, कुंडली बन गई, आ गई सामने, दिख गया। तो अब जब आप कुंडली देख रहे हो तो आपकी कुंडली शुरू कहाँ से होगी? 6 नंबर से शुरू हो जाएगी। 6 नंबर से शुरू होने का मतलब है कि अब जो पूरी कुंडली है वो बनेगी, अरे बाबा आगे की स्लाइड्स में ये चीज भी है, ये भी सिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज ऐसे मत सोचना कि सिर्फ इतने से हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब अपन वापस आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर। यस, कौन है? हरिहरन जी प्लीज, यस, आस्क योर क्वेश्चन। अंशुमन, वन क्वेश्चन, अगर वो 12 बजे का होता है तो इट इज नेक्स्ट डे और प्रीवियस डे, और हाउ डू यू टेक इट? नेक्स्ट डे और प्रीवियस डे एज इन डे तो 11:59 or 12:01. हाँ. So if it's 11:59, you take the previous day, but the constellation is still the same, no? हाँ, इट इज द सेम। वो तो जो प्रैक्टिकली दिख रहा है वही हमको शो होगा ना कुंडली के अंदर। So anytime between before, मतलब anytime where somewhere between 11:45 to 12:15, they will have the same chart. यस ऑफ कोर्स, ये जो लगन है ये 2 घंटे में चेंज होता है ऑलमोस्ट। So irrespective of the day, it will not change. It will only change by the person. यस, इट विल नॉट चेंज। ओके, देखो यहाँ पे अभी हम यही सीख रहे हैं, नेक्स्ट ना हम यही सीख रहे हैं। जो हमने बात की असेंडेंट लग्न की, तो जो भी साइन राइज कर रहा होता है ईस्टर्न होराइजन के अंदर, इट इज कंसिडर्ड एज द असेंडेंट और द लग्न, ठीक है। दिस चेंजेस रफली एवरी 2 आवर्स। ये 12
24 घंटे का दिन होता है, 12 राशियां हैं, 12 राशि को सबको राइज होना है एक एक बार, तो 24/2 इज 12, सॉरी 24/12 इज 2। दैट मीन्स हर 2 घंटे के अंदर आपकी राशि जो है लगन के अंदर वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है। दैट इज वाई लग्न से हम डिसाइड करते हैं कि सारे जो कुंडली आपकी बनेगी वो किस सीक्वेंस में बनेगी, कौन सी राशि कहाँ पे प्लेस्ड होगी, वो लग्न से ही डिसाइड होती है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लग्न, दैट इज व्हाई इट सेट्स द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव शोन कि वो हाउसेस क्या होते हैं, ठीक है। क्विकली वील गो थ्रू दिस, इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही है जो है, ठीक है। जो लगन होता है इट इज व्हाट वी कंसिडर एज अ फर्स्ट हाउस। ओके, ये कुंडली के चार्ट, ये कुंडली है हमारी नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट इज व्हाट वी कॉल इट, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है तो प्लीज रेज योर हैंड, ये जो हाउसेस वाला कॉन्सेप्ट है। I'm not aware. ओके फाइन इनफ, मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा ना, ताकि पूरी क्लास को फिर और कोई है जिसको नहीं पता है कि हाउसेस कैसे बनते हैं, हाउसेस के सीक्वेंस में क्या आ रहे हैं। ओके चलिए, तो देखो ये जो कुंडली है हमारी, दिस इज द बर्थ चार्ट। ओके, नाउ वी कुड हैव डेवलप्ड दिस बर्थ चार्ट इन अ सर्कुलर फॉर्मेट एज वेल, क्योंकि अर्थ का जो वो है स्पैन है वो 360 डिग्री हम ले रहे हैं, बट वी डिड इट फॉर इजी पर्पज कि हमने स्क्वायर बना दिया उसको, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। दिस इज हाउ वी डिवाइज्ड इट। ईच एंड एवरी हाउस, ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं अलग अलग, दीज आर हाउसेज इन अ चार्ट। ओके, इनको हम भाव बोलते हैं, भाव। ये जो भाव है, दिस इज ईच एंड एवरी भाव स्पैन्स 30 डिग्रीज, ठीक है। जब हम देखते हैं तो आपको स्काई के अंदर वो 30 डिग्री के स्पैन में दिखेगा। ओके, आर्क बनता है ना, जैसे पाई चार्ट बनता है वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ यू आर सीइंग इन द, वी आर लुकिंग इन द स्काई, तो हमारा जो आइस का स्पैन होगा ये 30 डिग्री का स्पैन है। ओके, दिस इज अ 360 डिग्री सर्कल एग्जैक्ट, एंड दिस इज 30 डिग्रीज। तो हमको जो दिख रहा है सामने 30 डिग्री के अंदर वो ये है, ये भाव आ जाता है। द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड हाउस। नाउ we don't take the houses to be in clockwise order, we take it in the anti-clockwise order. Why? Because the rashis will rise always in the anti-clockwise order, because earth is moving around sun, not sun is moving around earth, but we are sitting on earth, so हमको वो रिवर्स में दिखता है, इसलिए वो फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकेंड हाउस ये होगा, थर्ड हाउस ये होता है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये ऐसे करते करते देयर आर 12 sectors in the sky which we have mapped and which we have called as the houses in कुंडली, द भाव इन कुंडली। हरिहरन समझ में आ गया आपको? Yeah, Anshul, thank you. एंड 12 जो भाव है, उन हर एक भाव के अंदर कोई ना कोई राशि फॉल करती ही है, क्योंकि वो एक सेक्टर ऑफ द स्काई है, हमने स्पेस को मैप किया है, तो वो स्पेस में वो जो दिख रहा है वो हम नंबर डाल देंगे। ये हाउसेज है, ये राशियां नहीं है, राशि कुछ भी हो सकती है। व्हाटएवर इज योर असेंडेंट, व्हिचएवर इज योर असेंडेंट, उसके अकॉर्डिंगली ही सीक्वेंस बन के आगे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपका जो असेंडेंट है वो कुछ और है और सीक्वेंस कुछ और चल रहा है, नो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने जब देखा तो 5 नंबर वाज राइजिंग, लेट्स से 5 नंबर कोई भी राशि है, ठीक है, एक बार हम ये याद नहीं करेंगे कौन सी राशि है, वी ऑल नो इट्स लियो, बट लेट्स से इट इज समथिंग एल्स। ओके, 5 है, तो नेक्स्ट हरिहरन प्लीज टेल अस 6 नंबर कहां पे लिखूं मैं, where should I write 6? In the second house or in the 12th house? Second house. Why second house? Because he said we'll go anti-clockwise. Yes, and why do we go anti-clockwise? Because sun's movement, we are opposite to the sun's movement sitting in Earth. Correct. That is why the rashis are rising in this particular direction. Okay, this is the east direction. Okay, your lagna is the east direction. This has to be the west direction, right? Now when we go about east direction and west direction, this is our horizon. ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट आ गया, ये आ गया वेस्ट। अब देखो यहां से कोई साइन राइज करेगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा ना, ईस्ट से वेस्ट जाना है उसको, इस तरीके से जाना है तो वो ऊपर की तरफ आएगा, इट विल कम। सो अब वो ऊपर की तरफ आएगा तो पीछे वाला साइन ही तो ऊपर आएगा, तो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द सीक्वेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो 5 इधर आ गया, फिर 6 इधर आ जाएगा, ऐसे करते करते 7, 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा मुझे कौन बताएगा? ऐश्वर्या प्लीज टेल मी, 12th हाउस में कौन सा नंबर आएगा? 4. गुड। हेमाद्री प्लीज टेल मी, 7th हाउस में कौन सा नंबर आएगा? हेलो सर। सर 10, क्या नंबर आएगा? 5, 6, सर 11। 9, 10 and 11, very good. Okay, now माधुरी जी प्लीज टेल मी, 10th हाउस में कौन सा नंबर आएगा? 12, 1, 2। वेरी गुड, 2 नंबर आ गया। ऐसे करके हमने कुंडली बना ली है। किरण प्लीज टेल मी, 5th हाउस में कौन सा नंबर आएगा? सर 9th। गुड इनफ, ये 9 हो गया। 6th हाउस में दीपाली प्लीज टेल मी, कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा, क्यों आएगा 10? because previously in the 5th house it's 9, 7th house it's 11, so 6th is 10 and we are moving anti-clockwise. फाइन इनफ। अच्छा, अब एक सवाल मुझे बताएंगे, नील विल टेल अस। ओके, नील टेल मी कि ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है और सूर्य जो है वो राइज कर रहा है इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाउस, तो सूर्य सेट सनसेट आपको कौन से हाउस में देखने को मिलेगा? सनसेट सनराइज वी कैन सी इन द फर्स्ट हाउस, है ना? सनराइज तो यहाँ से हो रहा है होराइजन में, सनसेट कहाँ पे देखने को मिलेगा? 8th हाउस, 7th और 8th। ओके, वेरी क्लोज टू इट। यस सौरभ, बताओ, आप बताओ। 7th हाउस। क्यों 7th हाउस, क्यों? सर वेस्ट, सर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन वाइज अगर मैं बोलूं, वैसे तो ईस्ट से वेस्ट जब जाएगा, ईस्ट से राइज होगा तो वेस्ट की और वो सनसेट होगा ना। और वैसे भी 7th हाउस में तो आपको पता है सन डेबिलिटेटेड होता ही है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल वाइज ठीक है, बोले तो। that is true, but we can't say कि वो सनसेट की वजह से डेबिलिटेशन हो रहा है। ठीक है, एनीवेज your answer is right, Neil is also right। 7th और 8th हाउस को हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यस, 7th हाउस इज द हाउस where the sun sets, where the light goes off. So when we say that the first house is ascendant, then that means the 7th house where everything goes down again has to be called the descendant. Okay, there will be a term you will come across जो ascendant के बाद बोलेंगे descendant ये है। अरे descendant कुछ नहीं है, वो सप्तम भाव है। ठीक है, तो अब उस समय पे मेरे पास नहीं आना है आपको कि ये कौन सा नया टर्म आ गई ज्योतिष में। ठीक है, तो 7th हाउस के अंदर आपका सूर्य अस्त हो जाता है। ठीक है, सूर्यास्त का समय होता है। अब एक प्रैक्टिस आप लोग सब करेंगे, खुद ही करेंगे घर पे, डेली सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक कुंडली बनाना। ठीक है, हर 2 घंटे में चेंज करना उसको। आपको दिखेगा सन यहां से शुरू होते हुए इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। ठीक है, जब भी आप जिस भी समय की कुंडली बनाओगे, जब सन यहाँ पे आ जाएगा ना, इस 10th हाउस के अंदर दिखने लग जाए आपको कुंडली में, उसका टाइम नोट कर लेना कि कितने बजे से कितने बजे तक सूर्य 10th हाउस के अंदर है कुंडली में। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट यू हैव टू टेल मी कि वो कब ऐसा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हो गया क्या? खत्म हो गया ना? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लग्न क्या है, किस तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मैटर करता है, ये नहीं बताया मैंने आपको ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखो अब क्या है कि थोड़ा सा और बस हम पढ़ेंगे, ज्यादा तो नहीं हो गया, बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? एवरीथिंग गुड एंड फाइन? नो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कोई सो तो नहीं गया ना बीच में से? मैंने किसी को नहीं पूछा हो, पता लगता है। एनीवेज, तो द स्काई के अंदर हम थोड़ा सा और चीजों को मैप करेंगे। मैप क्या करेंगे कि हम थोड़े और टर्म्स समझ लेंगे बस कि ये टर्म्स क्या होते हैं, so that we understand. Now whenever we identify a particular position on earth,
we use two particular things. One is the latitude and second is the longitude. The latitude part आप कैसे याद रखोगे? जो ये लेटा हुआ है, ये लेटी हुई लाइंस है ना, ये लैटिट्यूड आती है, बाकी दूसरा लॉन्जिट्यूड हो गया। इस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से ही हमको पता लगता है जब ये दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को कि एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहां पे नेटिव का हमको बर्थ बनाना है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट ही आपको डिफाइन करेगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने दिल्ली लिया तो दिल्ली का लैटिट्यूड होता है 28.6 डिग्रीज इन द नॉर्दर्न साइड, लॉन्जिट्यूड इज द 77.2 डिग्रीज इन द ईस्टर्न साइड। ओके, अब ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टडी इट बाय योरसेल्व्स। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, हो सकता है वो भूल गए हो स्कूल की चीजें हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, इससे हमको टाइम और ये डेट उसका पता लग जाता है, सॉरी उसका प्लेस पता लग जाता है एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, ताकि हम उस समय पे स्काई को मैप कर सके कि हमारे ऊपर कौन सा स्काई दिख रहा था। दैट इज व्हाई एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कुंडली एंड दैट इज व्हाई कोई दिल्ली में जन्मा होगा, कोई यूएस में जन्मा होगा, कोई कनाडा में जन्मा होगा, कोई अफ्रीका में होगा, उन सब के स्काईज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे फर्क पड़ जाता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज प्रीटी मच इट। बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमको समझना था। नाउ वी विल गो with the doubts. Okay, we will take up the doubts for like 10 minutes only. थोड़ा सा लंबी क्लास रहती है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये फर्स्ट मॉड्यूल हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, यू डिड इट फाइनली। एक मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल इन द नेक्स्ट सेशंस। सो यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, जिसके भी जो डाउट्स है, क्वेश्चंस है, गो अहेड। यस नील, प्लीज आस्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लाइक आज हमने ये देखा, इसमें राहु केतु का प्लेसमेंट हम कैसे डिसाइड करें? अभी नहीं बताऊंगा ये मैं आपको, ये हम जब राहु केतु की क्लास होगी ना तब बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके ओके। एक बार फिजिकल प्लैनेट्स तो हम समझ लें। यस हरियान प्लीज। अंशुमन, मेरा बेसिक रहेगा, बट व्हाई डिड वी राइट 5 इन द फर्स्ट हाउस? बिकॉज दैट जब हम 8 बजे की कुंडली बनाई थी ना, तो वो 5 नंबर लियो राशि होती है, वो राइज कर रहा था। वो ऑर्डर कुछ मिलेगा क्या? आई मीन आई डोंट नो द ऑर्डर, सो हाँ, दैट इज एन ऑर्डर। मैं बताऊंगा आपको जब हम राशिज पढ़ेंगे ना, तो राशिज अगली क्लास जो आएगी हमारी वो राशिज की है, तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, यस सौरभ प्लीज आस्क। जब आप कह रहे थे कि असाइनमेंट का, तो वो आप कह रहे जैसे जो आपने बताया था कि जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट ठीक है होता है जो बेसिकली, तो कुंडली में वो मतलब कि फर्स्ट हाउस से शुरू होता हुआ 12th हाउस 11th हाउस और वैसे 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 मतलब उस डायरेक्शन में जाता है। हाँ जाता है, आप देखोगे ना कुंडली बना के हर 2 घंटे में चेंज करना। सुबह 6:30 बजे उठना है जल्दी, और आपको कुंडली बना लेनी है। ठीक है, उसका फिर हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं? मतलब हम 1 2 क्यों लेके चलते हैं? 1 क्यों लेके, मतलब कि हम एंटी क्लॉकवाइज में कुंडली क्यों बनाते हैं कि जैसे 5 6? दैट इज व्हाई, उसका कारण ये हुआ ना कि हमारी जो राशिज है वो राइज कर रही है एक के बाद एक। ठीक है, अब अगर आप अर्थ से देख रहे हो ना सूर्य का, तो सूर्य इज रोटेटिंग लाइक क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वो दिखेगा आपको ईस्ट से वेस्ट जाते हुए क्लॉकवाइज में। फर्स्ट हाउस से 12th में जाएगा, 12th से आगे बढ़ता बढ़ता 7th में जाएगा। राइट, जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था सूर्य उदय सूर्यास्त का, तो जो सूर्य घूम रहा है वो ऐसे घूम रहा है ना। दैट इज वाई जो राशिज है वो राशिज भी उदय कहाँ से होंगी? फर्स्ट हाउस से, और अस्त कहाँ होंगी? सप्तम भाव में। तो जो उदय होने वाली राशि है उसका सीक्वेंस जो है उससे पहले आएगा, वरना तो उससे आगे वाली जो राशि है वो उदय हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर लियो के बाद में वर्गो आएगा ना, वर्गो को अगर 12th हाउस में रख देंगे, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उदय हो चुकी है, बट वो तो उदय होने वाली है अभी 2 घंटे बाद में, है ना। तो इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज। इसका सिंपल रेफरेंस ये है कि हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ना, इसलिए हमको उल्टा दिखता है मूव करता हुआ, कि राशि जो है वो पीछे से आगे की तरफ आ रही है। अदरवाइज दैट राशि इज एक्चुअली मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सिंपली पुट, सूर्य जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, ऐसे ही सारे जो स्टार्स है, कॉन्स्टलेशन है, वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं। तो ईस्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट करेंगे उससे पहली वाली जो राशि है उसका नंबर बाद में आता है। ओके, यस किरण हैज एक चीज पूछनी थी, जैसे बोलो। राशि इसमें जैसे कि कुंडली में राशि फिक्स्ड होती है, तो पहले मुझे लगा कि जैसे कॉन्स्टेलेशन और स्टार्स भी मतलब कि जो स्काई में है वो फिक्स होते हैं, या वो भी मूव करते रहते हैं?
देखो, राशि जो है ना वो मूव करेंगी, एक्चुअली वो राशि नहीं मूव कर रही है, हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है ना, इसलिए हमको लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो नहीं मूव कर रहे हैं। दीज आर वेरी डिस्टेंट फास्ट प्लैनेट्स। इन फिजिक्स दीज आर एक्चुअली मूविंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वो हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि उनका मूवमेंट से ज्यादा तो तेज हमारी अर्थ का मूवमेंट है बहुत, तो वो हमको ऐसे मूव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एनी कॉन्स्टलेशन इज नॉट चेंजिंग, ओके। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द नक्षत्र, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताऊंगा, वो नक्षत्र ऐसे ही है, उसका मतलब ही ये होता है कि जो कि एक फिक्स्ड पोजिशन पे है, ठीक है। तो यस, द अर्थ इज मूविंग, नॉट द जोडियक्स, बट बिकॉज वी आर इन द रेफरेंस ऑफ अर्थ, सो वी आर नॉट मूविंग, द जोडियक्स लुक हमको जोडियक दिखते हैं मूव करते हुए। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर आज 8 बजे अगर जब सनराइज हुआ, जैसे आपने उस एग्जांपल में बताया था, तो वो लियो राइजिंग था, ठीक है। तो अगर ये आप फिक्स कह रहे हो तो रोज ही मतलब कि 6 बजे ये लियो 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 राइजिंग रहेगा। 100%, लेकिन वो चेंज होता रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्बिट्स थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस चेंज होती रहती है, बट उस 2 घंटे के अंतराल में आपको देखने को मिल जाएगा मेजरली कि हाँ वही साइन बार बार राइज हो रहा है, ओके। ये चेंज होता रहता है, इट इज बिकॉज द साइंस आर नॉट इवन, बट ठीक है, एक बार के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम समझ सकते हैं कि हाँ आज 8 बजे जो राइज हो रहा था ना, कल भी 8 बजे कहीं ना कहीं वो आसपास में वो राइज होता हुआ दिखेगा ही आपको, ठीक है। ओके सर मुझे ना बस वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो थी ना, पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि सन तो वैसे राइज कर रहा है पर अपोजिट में हम वो मतलब कि 1 2 3 4, वो थोड़ा सा हम समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं आपको ना अगली क्लास में वापस समझा दूंगा एक बार। हाल फिलहाल के लिए तो बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा जल्दी में खुद ही हूँ इस मामले में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लेके। इसके अलावा यस, वी हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टूडेंट। एक बार किरण प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, हमारे ऊपर जो भी 9 डिग्रीज के डिस्टेंस में आता है सन के पाथ में, वो प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं, राइट? करेक्ट। तो हमारे हॉरोस्कोप में अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं है? नहीं, अर्थ पे तो इम्पैक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए Okay. उसको हम नहीं कर रहे हैं। अर्थ इज नथिंग बट द रेफरेंस पॉइंट। तो जो Okay. सूर्य जो हम ले रहे हैं ना, एक्चुअली इट इज अर्थ, बिकॉज सूर्य थोड़ी रिवॉल्व कर रहा है, वो तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, बट यस वो हम अर्थ पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए पृथ्वी को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। Okay. इसके क्योंकि उसका उस पे तो हमको इफेक्ट कैलकुलेट करना है, वो रिसीवर है। ओके, तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि अर्थ का खुद का भी इम्पैक्ट कुछ होगा? होता है, बट Okay. इट इज काइंड ऑफ लाइक इट इज वन कलेक्टिव, वो पूरी तरीके से कलेक्टिव है। तो अर्थ का इम्पैक्ट हो गया तो फिर मेरा और आपका भी एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है, वो भी हम तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उसके अंदर। हम रिसीवर एंड पे हैं, इसलिए हम रिसीविंग वाली जो चीजें उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके, यस, ऐश्वर्या हैज अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। या सर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मतलब किसमें देख रहे हैं आप ये वाला क्या चीज? सॉफ्टवेयर पूछ रहे, जिसमें आप ये अर्थ के मतलब प्लैनेट्स की वो देख रहे हो कि कहाँ पे ओके, use स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, स्टेलेरियम नाम से है ये। ओके, थैंक ओके, यू। बाकी एंड यस, हाँ, एंड जैसे अभी सौरभ ने पूछा, तो आई गेस सारे प्लैनेट्स मतलब जो राइजिंग रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सो लाइक वीक बेसिस पे बदलता होगा, लाइक हाँ वीक पता है। देखो, ऐसा नहीं है कि सारी राशियां उसी समय पे हो रही हैं। हाँ उदय वो चेंज होती है, आप कल देखोगे, परसों देखोगे, थोड़े दिन बाद देखोगे, वो उदय राशि जो है वो चेंज हो जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब वो मैथमेटिकल पार्ट है, तो उस पर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम तो ज्योतिष बनना चाह रहे हैं अभी, तो एक बार के लिए बेसिक फंडामेंटल्स जब हम सीखेंगे ना, तो हम ये है कि हाँ भाई, जो उदय हो रहा है सुबह 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 राशि जिस भी समय पे हम देख रहे हैं, तो वो लगन कहलाएगा बस। ओके, Okay. थैंक यू। नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं होगा कि वो रोजाना 6 बजे एक ही राशि उदय हो रही है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू। ओके, और बाकी आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो ज्योतिष के लिए मोबाइल के अंदर, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज द एस्ट्रो सेज ऐप,
ठीक है, वो एंड्रॉइड और आईफोन iOS सब में सही कैलकुलेशंस दिखाता है। एस्ट्रोसेज यूज कर लो आप, और उससे भी बेहतर है कि आप लोग सब जगन्नाथ होरा कर दो। मैं आज आपको मैसेज डलवा दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू टू डाउनलोड इट। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। ऐश्वर्या का क्वेश्चन हो गया ना आपका? या ओके, नील हैज अ क्वेश्चन, प्लीज नील गो अहेड एंड आस्क। सर आपने जो असाइनमेंट दिया है कल के लिए 2 घंटे में हमें चार्ट बनाना है, राइट? तो उसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि लाइक कि स्टेरिलियम सॉफ्टवेयर देख के हमें करना है या? देखो, आपको क्या करना है, सुबह एक, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? किसी भी समय पे आप कुंडली बनाओगे ना, तो वो तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा कि 6:30 बजे क्या था, 7:30 बजे क्या था। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि हर 1-2 घंटे की ना कुंडली बना लेनी है। सुबह 6:30 बजे की कुंडली बनाना एक, ठीक है, अपने जहां पे भी आप रह रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर 8:30 की बनाना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे करते करते पूरे दिन की कुंडली बना लो वापस सुबह 6:30 बजे कल तक की, ठीक है? टोटल आपके 24 स्क्रीनशॉट्स आएंगे, ठीक है? 24 क्या, 12 स्क्रीनशॉट्स आएंगे टोटल, राइट? हर 2 घंटे में कुंडली बना रहे हो ना आप, तो 12 स्क्रीनशॉट्स में आप कंपेयर करना कि सूर्य कौन से भाव में है। राशि मत देखना, राशि चेंज नहीं होगी, भाव में है, ठीक है? वो बस कंपेयर करना, उसको आप मैप करके देखना, फिर थोड़ा आप समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है असल में। ठीक है सर। ठीक है, सर ये गोचर कुंडली कहाँ से देखनी है? सॉरी, गोचर कुंडली कहाँ से देखनी है? जो हाँ भी मतलब कि ये समय पे आप कुंडली बना रहे हो ना, वो गोचर की ही कुंडली है, वो लाइव कुंडली है, ठीक है? वो देखना कहाँ से है? मतलब समझ एस्ट्रोसेज पे दिख जाएगा या कैसे दिखेगा? वो एस्ट्रोसेज पे ही दिखेगा। आप जिस समय पे कुंडली बना दोगे ना, कि इस समय पे अभी जो बन रहा है समय, लेट्स से कल दोपहर 2 बजे आप देखते हो गोचर क्या चल रहा है, तो टाइम डाल देना 2 PM, ठीक है? और प्लेस आपका जो सिटी है उसका, वो गोचर कुंडली हो जाती है, वो लाइव कुंडली है कि उस समय पे क्या है, ठीक है? जी सर। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर इतना लंबे लेक्चर तक आप रुके रहे, सोए नहीं, बोर नहीं हुए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है, समझ में आ गया है कि कैसे क्या चीजें काम कर रही हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लेट्स कंक्लूड विद द लेक्चर। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्ण, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you.